18 दिसंबर 1872 अंटार्कटिका महासागर जब एक बहुत विशाल जहाज को बिना किसी हलचल के तट की ओर आते हुए देखा गया। जब दूसरे जहाज के कप्तान को उस जहाज पर कुछ अजीब लगा तो कप्तान उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उस जहाज से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो कप्तान अपने कुछ साथियों के साथ उस जहाज पर जाने का फैसला किया। जब कप्तान अपने कुछ साथियों के साथ उस शिप पर पहुंचा तो वह दृश्य देख के आश्चर्य रह गया। शिप पर ना ही कोई कप्तान और ना ही कोई क्रू मेंबर था। शिप पूरी तरह से वीरान और खाली था। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि शिप पूरी तरह से ठीक अवस्था में था और शिप का सारा सामान भी सुरक्षित था। तो शिप के जितना भी क्रू मेंबर और कप्तान था उसके साथ क्या हुआ? क्या शिप पे कोई समुद्री डाकुओं ने हमला किया था? अगर हमला भी किया तो शिप का सभी सामान सुरक्षित कैसे था? या फिर कोई अज्ञात समुद्री शक्ति द्वारा हमला हुआ था? 150 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद द मेरी सेलेस्टे के क्रू मेंबर और कप्तान के गायब होने की मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए समझते हैं इस बदकिस्मत जहाज की शुरू से 18 दिसंबर 1872 की उस रात तक की कहानी, जब इस जहाज के सभी क्रू मेंबर और कप्तान गायब हो गए। इसकी कहानी की शुरुआत 1860 में नोवा स्कोटिया के जोशुआ डेविस के साथ शुरू होता है। जोशुआ डेविस वहीं के स्थानीय निवासी था। इसका जन्म इकोनॉमी शहर में हुआ था। यह वह व्यक्ति था जिन्होंने कनाडा के फंडी खाड़ी में जहाजों का निर्माण कार्य शुरू किया था। इन्होंने मुख्य रूप से छोटे जहाजों का निर्माण शुरू किया, जिसका उद्देश्य था खाड़ी के आसपास के लोगों को बाजार के साथ आसानी से निर्यात और आयात हो सके। ये सभी जहाज बहुत ही छोटे आकार के थे, लेकिन खाड़ी में समय के साथ विकास हुआ और ये सभी छोटे जहाज को बड़े आकार में बनाए जाने लगा। 1860 तक डेविस अपनी कला को विस्तार करने के विचार में था। वह अपने शिपयार्ड के निर्माण के लिए एक नए जगह की तलाश में इकोनॉमी शहर के पास ही एडवोकेट हावर चले गए। एडवोकेट हावर यह जगह पहले से ही जहाजों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही इसके पास में ही स्पेंसर द्वीप था, जो आने वाले समय में जहाज निर्माण में काफी लाभ देने वाला था। जैसे कि इसके नाम में द्वीप लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में यह कोई द्वीप नहीं है, बल्कि यह एक शहर है जिसके नाम के आगे द्वीप लगा हुआ है। स्पेंसर द्वीप शहर का पहला लाभ यह था कि यह तूफानों से सुरक्षित था, और दूसरा लाभ यह था कि इस शहर में पेड़ पौधे काफी ज्यादा मात्रा में था, जो शिप निर्माण में लगने वाली लकड़ियों को आसानी से पूरा कर सकता था। वास्तव में जब समुद्र तट पर पहला शिल्पवे बनाया गया था और जब पहले शिप का ढांचा बनाया जा रहा था, तब शिपयार्ड के कर्मचारियों को रोज लकड़ी काटने की आवाज आती थी। जब डेविस ने इस लकड़ी काटने वालों का पता किया तो उनको पता चला कि लकड़ी काटने वालों की यह एक पूरी समुदाय है जो एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। स्पेंसर द्वीप के अधिकांश जंगलों का मालिकाना हक या कहे तो अधिकार दो भाइयों के पास था। पहला भाई का नाम जैकब था और दूसरा भाई का नाम इसहाक स्पेंसर था। ये दोनों भाई के पास मालिकाना हक के साथ साथ ये दोनों भाई भी स्पेंसर द्वीप में ही रहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि अपना जो जोशुआ डेविस भाई था, उनकी पत्नी जैकब स्पेंसर की बहन थी, जिसके कारण जोशुआ डेविस ने जैकब स्पेंसर को अपने नए जहाज के निर्माण में निवेश करने के लिए आराम से मना लिया। लेकिन जैकब स्पेंसर ने लकड़ी देने के बदले में जहाज की 1/8वां भाग मांग लिया। अब जहाज के निर्माण का कार्य शुरू होता है। तो आइए देखते हैं स्पेंसर द्वीप के पहले जहाज को बनाने में कितने समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय 1800 के दशक में कोई मशीनरी सामान नहीं था, इसीलिए जहाज को हाथों से ही बनाया जा रहा था। साइट पर पेड़ों को काटने और बीमों में बदलने के लिए कोई मिल नहीं था। यार्ड में काम कर रहे कर्मचारियों ने लकड़ियों को आकार देने के लिए कुल्हाड़ी और आरी का उपयोग किया। शिपयार्ड में काम कर रहे मजदूरों के रहने के लिए कोई क्रू हाउस नहीं था।
इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मजदूरों को शिपयार्ड के बड़े अधिकारियों के घर के छत पर सोने की व्यवस्था की जाती थी। यह घर किसी समय कैप्टन W.H. विलगो का था, जिसके पास जहाज का 1/16वां हिस्सा था, और स्थानीय लोगों का मानना है कि जहाज के निर्माण के दौरान शिपयार्ड के कई कर्मचारी इस घर में भी रहने आते थे। I live in Captain Bigelow's house, and in his house, all the workmen would have lived also. दिसंबर की शुरुआत तक जहाज की ढांचा तैयार हो चुका था। अब उच्च वसंत ज्वार के साथ जहाज लॉन्च करने की योजना की जाती है। यह नया जहाज स्पेंसर आइलैंड का पहला जहाज था, लेकिन इसे मेरी सेलेस्टे के नाम से लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इसका लॉन्चिंग नाम अमेजॉन था। इसका नामकरण स्वयं डेविस ने किया था। मेरी सेलेस्टे के कई कहानियों में लिखा गया है, जब जहाज को लॉन्च किया गया था तो जहाज के लॉन्चिंग के समय कई मजदूर जहाज में दब के मारे गए थे, लेकिन वहां उपस्थित लोग, चाहे वे दर्शक हो या निर्माता, सभी इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि वहां पे कुछ दुर्घटना घटी थी। उस सब का कहना था कि जहाज को आसानी और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इस जगह पर शिपयार्ड और अमेजॉन शिल्पवे का कुछ भी नहीं बचा है। समय के बदलने के साथ ही यार्ड भी काफी बदल चुका है, क्योंकि स्पेंसर द्वीप पर लगभग 30 से अधिक जहाजों का निर्माण किया गया था, इसीलिए इसका नींव अभी भी दिख रहा है। शुरुआती दिनों के स्पेंसर द्वीप की कुछ इमारतें अभी भी सुरक्षित है, जिसमें से एक मिस्टर W.H. विलगो का भी घर शामिल है। साथ ही शिपयार्ड के लोहार फ्रेडरिक डी वुल्फ का भी घर यहीं पर है। अमेजॉन एक ब्रिगेटाइन जहाज था, जिसमें 2 मस्तूल, 2 डेक हाउस और एक चौकोर स्टर्न था। इस शिप की लंबाई 99 फीट थी। उस समय अमेजॉन फंडी की खाड़ी की सबसे विशाल और उस समय की सबसे बड़ी जहाज थी, और जहाज के पीछे और आगे अमेजॉन लिखा हुआ था। साथ ही इस जहाज का पहला रजिस्ट्रेशन अमेजॉन नाम से ही किया गया था, और यहाँ से अमेजॉन की डरावनी कहानियों की शुरुआत होती है। अमेजॉन के पहले कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया रॉबर्ट मैकलेलन को, जो हाल ही में शादी किया था, उसे जहाज को पास के ही शाह 5 आइलैंड तक ले जाना था। 5 आइलैंड पे जहाज को ट्रांसटालिक यात्रा के लिए इस पे लकड़ियों की माल को लोड करना था, और लकड़ियों को समुद्र के पास ही लंदन के टेम्प नदी तक ले जाना था। कैप्टन मैकलेलन उस समय थोड़ा बीमार थे, लेकिन उसका मानना था कि समुद्र के हवा से उनकी तबीयत में थोड़ी सुधार हो जाएगी। जहाज में सामान भर जाने के बाद अमेजॉन ने अपनी पहला यात्रा शुरू करने के लिए फंडी की खाड़ी में प्रवेश किया, लेकिन खाड़ी से बाहर निकलने से पहले ही कैप्टन मैकलेलन को निमोनिया हो गया। जहाज के क्रू मेंबर ने कैप्टन के तबीयत को ध्यान में रखते हुए जहाज को वापस मोड़ दिया और जहाज को स्पेंसर द्वीप में ले गया, जहां बीमार कप्तान को किनारे पर लाया गया। उसे इस घर तक लाया गया जो जहाज के मालिकों में से एक जैकब स्पाइसर का घर था। कुछ ही समय में अमेजॉन के पहले युवा नवविवाहित कप्तान मैकलेलन के जैकब स्पाइसर के घर पे ही मृत्यु हो गई। कप्तान मैकलेलन के शव को वापस जहाज में लाद दिया गया। जहाज पास के ही शहर इकोनॉमी के लिए रवाना हुआ, जहां कप्तान मैकलेलन का घर था। जैसे ही जहाज घाट पर पहुंचा, उनकी नवविवाहित पत्नी, जो कि अब विधवा हो चुकी थी, घर से बाहर निकली और किनारे की ओर यह जानने के लिए दौड़ी कि उसके पति का जहाज इतनी जल्दी क्यों लौट आया। यह एक दिल दहलाने वाला दृश्य था, जिसे अमेजॉन का चालक दल कभी नहीं भूल पाएगा। और अमेजॉन ने अपने पूरे करियर में जो पहली चीज पहुंचाई थी, वह उसके पहले कप्तान का शव था। कप्तान मैकलेलन के शव को पास के ही इकोनॉमी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिसको आज भी देखा जा सकता है। अब जहाज को जहाज के नए कप्तान जैकब पार्कर को सौंपा जाता है। जैसे कि शुरू में ही जहाज को लंदन ले जाने का इरादा था, इसीलिए जहाज लंदन के लिए रवाना होता है।
लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि जहाज अपने अनहोनियों के लिए जाना जाता है, जहाज अंटार्कटिका पार करने से पहले ही ठंडे की खाड़ी में मछली पकड़ने वाले तारों से फंस जाता है, जिससे जहाज को काफी क्षति पहुंचती है। हालांकि इसको कुछ दिनों में ही रिपेयर कर दिया गया और रिपेयर के बाद जहाज को फिर से शुरू किया गया। खुशकिस्मत की बात है कि लंदन पहुंचने तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। लंदन पहुंचते ही जहाज पे जितना भी लकड़ी था उसे उतार दिया गया और एक नया शिपमेंट उठाया गया जिसे पुर्तगाल पहुंचाना था। जहाज की यात्रा फिर से शुरू हुई। जहाज टेम्स नदी से होते हुए डोवर जल्ड मरुमध्य में पहुंचती है, जहां इसकी टक्कर एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर जहाज से हो जाती है। इस जहाज में जितने भी चालक दल और क्रू मेंबर थे वे सभी अपने जहाज से निकलकर तेजी के साथ अमेजोन पे चढ़ने लगे। यहाँ शुक्र की बात यह है कि इस हादसे में ब्रिगेडियर जहाज के कोई भी क्रू मेंबर नहीं मारे गए। ब्रिगेडियर जहाज के जितने भी क्रू मेंबर और चालक दल था उसे अमेजोन से ही पास के ही शहर डोबार में छोड़ दिया गया और अमेजोन को दूसरी बार फिर से रिपेयर किया गया और जहाज पे जो भी शिपमेंट का माल था उसे पास के ही शहर सिल्वन शहर में ही उतार दिया गया। अब नवंबर 1861 को जहाज फिर से मार्सिले के लिए रवाना हुआ। हमारे पास अमेजोन का सबसे पुराना ज्ञात छवि यह पेंटिंग है, जिसे कथित तौर पर होनहार पेंटर पेलोग्रीन नामक एक स्थानीय समुद्री कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था। कई वर्षों तक जहाज ने अटलांटिक महासागर में बिना किसी परेशानी की यात्रा की। सन 1867 सर्दी का मौसम आ चुका था। जहाज ने बाल्टिमोर मैरीलैंड से मकई का माल उठाया और इसे हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया तक लाया और यहाँ हैलिफैक्स तट पर कहीं डॉक किया। इन वर्षों में कैप्टन थॉमस अमेजोन की कमान संभाल रहे थे और जहाज जब यहाँ हैलिफैक्स में पहुंचा और डॉक किया तभी जहाज के मालिकों ने पता नहीं क्यों कप्तान को नोटिस भेजा, जिसमें लिखा था कि वे उसे ड्यूटी से निष्कासित करते हैं और नए कप्तान को भेज रहे हैं, तब तक जहाज को वे वहीं डॉक करके रखे। इस समय तक नवंबर का महीना आ चुका था। वर्ष के इस समय नोवा स्कोटिया के इस क्षेत्र में काफी ठंड पड़ती है, जो कि इस तरह के जहाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। कप्तान को जैसे ही पता चला कि उसे ड्यूटी से निष्कासित किया जा रहा है, उसने तुरंत जहाज को उत्तर की ओर केप ब्रेटेन लेके जाने लगा। और जैसे कि आपको पता है कि इस समय यहाँ काफी तूफान और चक्रवात चलता है, कैप्टन थॉमस ने स्पेंसर द्वीप के मालिकों को बताया कि जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और अगर इसे फिर से मरम्मत किया गया तो इसके मरम्मत की कीमत इस जहाज की कीमत से दुगुनी होगी। खैर, नोवा स्कोटिया में मालिकों के पास जहाज को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और जहाज को यहीं पर छोड़ना पड़ा। लेकिन बहुत ही जल्द, सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही संदिग्ध रूप से अमेजोन को एक नए नाम से यहाँ सिडनी नोवा स्कोटिया में फिर से देखा गया। अलेक्जेंडर मैकविन नाम के एक व्यक्ति ने इस जहाज को फिर से एक नए नाम से पंजीकृत किया था। संदेह वाला बात इसलिए है क्योंकि उस समय नोवा स्कोटिया के कानून के अनुसार आप जहाज को तब तक किसी नए बंदरगाह पर पंजीकृत नहीं कर सकते हैं जब तक जहाज समुद्र में चलने लायक स्थिति में ना हो। एक सप्ताह के भीतर ही अमेजोन को न केवल एक नए बंदरगाह पर पंजीकृत किया गया, बल्कि इसे फिर से खरीदा गया और फिर से पंजीकृत किया गया, जिसका अर्थ है कि कैप्टन थॉमस ने मालिकों से झूठ बोला था कि जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कप्तान जहाज मैकविन को बेचने के लिए ये सब नाटक किया था। अपने कमाने वाले जहाज को खोने के बाद द्वीप समुदाय के लोगों को काफी गंभीर रूप से ठेस पहुंची। खैर, कहानी में वापस लौटते हैं। मैकविन इसे जॉन बीटी नामक एक व्यक्ति को बेच दिया। जॉन बीटी ने पता नहीं क्यों सिर्फ 1 साल के भीतर ही जहाज को एबेंडेंड छोड़ दिया। इससे पहले कि जहाज पूरी तरह से बर्बाद होता, जहाज को सार्वजनिक नीलामी के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां इसे रिचर्ड डब्ल्यू हैंस नाम के एक व्यक्ति ने $1750 में खरीदा।
रिचर्ड डब्ल्यू हेंस ने जहाज को न्यूयॉर्क में पंजीकृत किया। अब क्योंकि यह शुरू में एक विदेशी जहाज था जिसे आयात किया जा रहा था और यह अमेरिका के झंडे के नीचे काम करने वाला था, इसीलिए इस पर आयात शुल्क लगना था। लेकिन रिचर्ड हेंस ने आयात शुल्क बचाने के लिए जहाज पर एक दूसरा नाम चिपका दिया, द मेरी सेलेस्टे, और उसको लगा कि किसी को यह पता नहीं चलेगा कि यह पुराना नोवा स्कॉटियन जहाज है। जब हेंस से पूछा गया कि तुम आयात शुल्क क्यों नहीं भरे, तो उसका कहना था इस जहाज को उसने लगभग फिर से ही बनाया है और सभी पार्ट पुर्जा भी नई है, जिसको बनाने में लगभग इसके कीमत की दुगुनी लागत लगी है। हालांकि कई इतिहासकार का मानना है कि हेंस ने आयात शुल्क बचाने के लिए झूठ बोला होगा। रिचर्ड हेंस ने यह नाम क्यों चुनी, यह अनिश्चित है, लेकिन मेरी सेलेस्टे का अर्थ होता है स्वर्गीय मेरी या स्वर्ग की मैरी। रिचर्ड हेंस ने मेरी सेलेस्टे के कप्तान के रूप में कई महीने तक यात्रा की, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली। वे और भी कर्ज में डूबते चले गए और आखिरकार उन्हें कर्ज के कारण सिर्फ 10 महीने के भीतर ही जहाज को बेचना पड़ा और अब मेरी सेलेस्टे को खरीदता है कप्तान जेम्स विनचेस्टर। और यहाँ से इस कहानी में एंट्री होता है वो 7 मेन कैरेक्टर का, जिसका जिक्र वीडियो के शुरू में हुआ था, जो जहाज से अचानक कहीं गायब हो गए। क्या हुआ था उसके साथ? और यहाँ से इस कहानी का डरावना और सबसे रोमांचक यात्रा की कहानी शुरू होती है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पार्ट 2 इस वीडियो का चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।